नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस के नज़रिए से एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। हाल ही में सामने आए डेटा, रिपोर्ट्स और एक मेजर एनालिसिस के बेसिस पर हम भारत में हो रहे इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट्स यानी संस्थागत बदलावों और डेमोक्रेटिक हेल्थ के पैमानों को डिकोड करेंगे। यकीन मानिए, दुनिया भर के लोकतंत्र कैसे काम करते हैं, ये समझने के लिए ये टॉपिक लिटरली बहुत क्रूशियल है। तो चलिए बिना देर किए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम इस पूरे एनालिसिस को 5 क्लियर हिस्सों में समझेंगे। पहला, लोकतांत्रिक स्वास्थ्य की परिभाषा। दूसरा, कानूनी ढांचे में बदलाव। तीसरा, न्यायिक स्वतंत्रता के मानक। चौथा, चुनावी निगरानी का पुनर्गठन। और पांचवा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विनियमन। ये स्ट्रक्चर हमें इन सारे इवेंट्स को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से एनालाइज करने में मदद करेगा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, लोकतांत्रिक स्वास्थ्य की परिभाषा। अब देखिए, किसी भी सिस्टम को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हमें सबसे पहले एक क्लियर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क चाहिए होता है, राइट? स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट के इस डेमोक्रेसी स्पेक्ट्रम को लेते हैं। अक्सर हमें लगता है कि कोई देश या तो पूरी तरह से डेमोक्रेसी है या फिर पूरी तरह से डिक्टेटरशिप, लेकिन सच तो यह है कि गवर्नेंस को एक स्पेक्ट्रम पर मापा जाता है। ये कोई 0 या 1 वाला गेम नहीं है, बल्कि एक स्लाइडिंग स्केल है जो पूर्ण रूप से कार्यशील उदार लोकतंत्र से शुरू होकर सत्तावादी शासन तक जाता है। अब इस स्पेक्ट्रम पर एक बहुत ही स्पेसिफिक कैटेगरी है चुनावी निरंकुशता या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां अलग अलग पार्टियां चुनाव तो लड़ती हैं, लेकिन मुकाबला बराबरी का नहीं होता, मतलब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता, और लोगों की आज़ादी पर कई तरह की पाबंदियां होती हैं। हमारे सोर्स के मुताबिक वीडेम की 2024 की रिपोर्ट ने भारत को इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में रखा है, और सच कहूं तो यही आज के हमारे केस स्टडी का सबसे बड़ा आधार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये थियरी असल में कैसे काम कर रही है। हमारा दूसरा सेक्शन है कानूनी ढांचे में बदलाव। यहाँ सबसे बड़ी चर्चा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के 2018 के संशोधन की है। नॉर्मली कानून का बेसिक उसूल क्या होता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, है ना? जब तक दोष साबित ना हो आप निर्दोष हैं। लेकिन सोर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि पीएमएलए में हुए बदलाव ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट कर रख दिया है। अब ये गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट हो गया है। इस एक बदलाव से जमानत मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि बिना दोष साबित हुए और बिना किसी मनी ट्रेल के भी पॉलिटिकल लीडर्स को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ रहा है। कानूनी ढांचे के बाद अब हमारे तीसरे पॉइंट पर आते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता के मानक। न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत पिलर होती है, तो यह देखना बहुत जरूरी है कि ये सारे लीगल बदलाव ग्राउंड लेवल पर कैसे असर डाल रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसे समझने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का ये स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने कहा है कि जिला अदालतों में जेल जाना नियम बनता जा रहा है। सोर्स ने इसे हाईलाइट करते हुए बताया है कि कैसे निचली अदालतों में जमानत देने का पूरा रवैया ही बदल गया है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत कॉन्क्रीट एग्जाम्पल सोर्स ने दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज अचानक अपने पद से इस्तीफा देते हैं और कुछ ही दिनों के भीतर ऑफिशियली एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। सोर्स इस इंसिडेंट का इस्तेमाल ये सवाल उठाने के लिए करता है कि क्या हमारी न्यायपालिका और राजनीतिक दलों के बीच की जो लकीर है वो धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। ये सवाल हमें ले जाता है हमारे चौथे सेक्शन पर, चुनावी निगरानी का पुनर्गठन। डेमोक्रेसी में एक और बहुत बड़ा अंपायर वो संस्था होती है जो चुनाव करवाती है। अब यहाँ जो बात लिटरली बहुत दिलचस्प है वो ये है कि चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली कमेटी का बैलेंस कैसे बदल गया है। पहले इस कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के चीफ जस्टिस होते थे, लेकिन नए कानून ने चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह एक केंद्रीय मंत्री को डाल दिया है। अगर आप इसे ऑब्जेक्टिवली देखें तो साफ समझ आता है कि इस बदलाव से सत्ताधारी दल को चुनाव आयोग की नियुक्ति समिति में सीधा बहुमत मिल गया है। और फिर ये नंबर आता है 212। जब नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी थी तो सोर्स के मुताबिक मीटिंग से ठीक एक रात पहले विपक्ष के नेता को 212 नामों की एक लिस्ट थमा दी गई, और फिर मीटिंग शुरू होने से ऐन पहले उस लिस्ट को काटकर सिर्फ 6 नामों की शॉर्टलिस्ट बना दी गई। जरा सोचिए, क्या इतने कम समय में किसी भी कैंडिडेट का बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस ठीक से चेक किया जा सकता है? और ये क्रोनोलॉजी तो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि सॉस कैंपेन फाइनेंस और लीगल रिलीफ के बीच क्या कनेक्शन जोड़ रहा है। ध्यान से सुनिए।
नवंबर 2022 में एक फार्मा कंपनी के एग्जीक्यूटिव से पूछताछ होती है और वो अरेस्ट हो जाते हैं। उसी महीने उनकी कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 5 करोड़ रुपए का डोनेशन देती है। फिर अप्रैल 2023 में वो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। मई में उन्हें बेल मिल जाती है और जून आते आते वो उसी केस में सरकारी गवाह बन जाते हैं। और अगर हम इसी फार्मा कंपनी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूरा डेटा ब्रेकडाउन करें तो कुल 52 करोड़ के डोनेशन में से करीब 34 करोड़ बीजेपी को, 15 करोड़ बीआरएस को और 2.5 करोड़ टीडीपी को गए। ये डेटा ऑब्जेक्टिवली उस पैसे का रूट दिखाता है जिसे बेस बनाकर सोर्स इन फाइनेंशियल और लीगल मामलों के आपस में जुड़े होने का दावा कर रहा है। फाइनली हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विनियमन। मतलब ये सारे स्ट्रक्चरल बदलाव विपक्ष और मीडिया के रोजमर्रा के काम को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले सोर्स ने कुछ बहुत ही स्पेसिफिक चैलेंजेस पॉइंट आउट किए हैं। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के बैंक अकाउंट्स अचानक फ्रीज कर दिए जाते हैं। 1993-94 के एक पुराने मामले को लेकर 1700 करोड़ रुपए की टैक्स पेनाल्टी लगा दी जाती है। और तो और जैसे ही विपक्षी उम्मीदवारों के नाम अनाउंस होते हैं, उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस मिलने शुरू हो जाते हैं। ये सब एक अनलेवल प्लेइंग फील्ड के सीधे एग्जाम्पल्स के तौर पर पेश किए गए हैं। इस पूरी सिचुएशन को विपक्ष किस नजरिए से देखता है, वो इस एक कोट में पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। राहुल गांधी का कहना है कि एक डरा हुआ तानाशाह एक मृत लोकतंत्र चलाना चाहता है। विपक्ष का सीधा आर्ग्यूमेंट ये है कि सरकारी एजेंसियों का इस तरह इस्तेमाल करना असल में इलेक्टोरल मैच फिक्सिंग जैसा है। और बात सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज तक ही सीमित नहीं है। सोर्स ने एक अपकमिंग बिल, प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 का भी जिक्र किया है। इसके तहत यूट्यूब, फेसबुक या व्हाट्सएप पर कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स को भी रेगुलेटेड ब्रॉडकास्टर्स माना जा सकता है, जिनकी एक सरकारी कमेटी जांच करेगी। सोर्स इसे इंडिपेंडेंट मीडिया की आवाज को दबाने का एक और तरीका मानता है। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, ये सारे फैक्ट्स और डेटा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। जब किसी लोकतंत्र के अंपायरों के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया जाए, तो संस्थागत स्वतंत्रता यानी इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस कब तक टिक सकती है? ये केस स्टडी सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक संस्थानों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है?